हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे यूट्यूब पर जाना जाता है। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉगरिदम्स और आज हमारा जो लेक्चर नंबर है दैट लेक्चर नंबर इज 6। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसको सबसे पहले जान लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। तो हम आज का हमारा क्लियर है टॉपिक कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम इस लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को समझने से पहले हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास का होमवर्क इस तरह से था कि हमें सॉल्यूशन निकालना था इस इक्वेशन का, और इक्वेशन वाज लाइक दिस कि log ऑफ log और इसका जो आर्गुमेंट था, इस log का आर्गुमेंट था √x+5 प्लस का जो था आपके पास √x प्लस √x, और इस log का जो बेस था, एक का बेस 7 था और एक का बेस जो था 5 था। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था और हमसे पूछा गया था कि इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, मतलब x की वैल्यू पूछा गया था। तो हमें सिंपली करना क्या था कि यहाँ पर ये जो log दिख रहा है, यहाँ पर ये जो log का जो बेस 7 दिख रहा है, तो मैंने एक रूल बताया था या फिर कह सकते हो कि मैंने लॉजिक बताया था कि जब भी तुम्हें log दिख रहा हो उस log को सॉल्व करने के लिए तुम ये कर सकते हो कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चले जाओ। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि इस log का ये बेस है, और मैंने फिर ये बताया कि ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी दिख रही है, ये इस log का बेस आर्ग्यूमेंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस log को हम हटा देते हैं, इस log को हम हटाएंगे तो कैसे हटेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बन जाएगा log, और फिर से यही सेम चीज़ √x+5 प्लस का √x टू द बेस 5 इक्वल्स टू 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 0। और 7 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब फिर हम कर सकते हैं क्या कि √x+5 प्लस √x, 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब √x+5 प्लस √x की वैल्यू 5 दिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। याद करिए आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ ऑप्शन भी दिया था, तो इसको ऑप्शन से किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन से हम तुरंत आंसर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको सॉल्व किया जा सकता है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर √x+5 जो लिखा है 5 माइनस √x लिख दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये बोला कि लास्ट क्लास में जो मैंने दिया था होमवर्क, उसमें ऑप्शन भी दिया था। ऑप्शन पहला था 2 था, ऐसे 3 ऑप्शन था, और एक आपके पास 4 था, और एक और आपके पास ऑप्शन था शायद 1 था। तो आप 2 रख करके देखो x की वैल्यू क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो 2 + 5 7 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 रख के देखेंगे तो 3 + 5 8 होगा, 8 का रूट जो निकालोगे 2√2 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। 4 रखेंगे तो देखो यहाँ पर 4 + 5 क्या हो गया 9, और √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 3 + 2 की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने अभी ये बताया कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, और ये लास्ट क्लास का एक हमारा होमवर्क था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस चीज़ को किया है।
ठीक है, अब हमें ये समझना है, इससे पहले लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी से पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग एक छोटा सा टर्म है जो कि हम लोग यूज़ भी कर रहे थे और ये टर्म आपको याद भी होगा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो अभी हम लोग एक वर्ड जान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ध्यान से देखें और समझे चीज़ों को, तो अगर हम आपको ये कहें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो जैसे अगर इस तरह से समझा जाए कि अगर आपके पास y लिखा है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है x में और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, y है। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम y को इस तरह से डिफाइन कर दे, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे लिख दूँ a टू द पावर x, a टू द पावर x, जहाँ पर ये जो a दिख रहा है, इस a को हम कह दिए कि 0 से ज़्यादा है। मैंने ये भी बोल दिया कि ये जो a है दैट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये a की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये जो x है दैट शुड बी रियल नंबर। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसी को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखो मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x लिखा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर a जो है, a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, और वेरिएबल जो है वो क्या है आपके यहाँ पर x है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर x कहने का मतलब यहाँ पर जो a रहेगा, a कोई नंबर रहेगा। अब यहाँ पर ये समझना है ध्यान से कि जो नंबर होगा वो दैट शुड बी पॉजिटिव। मतलब ये जो a नंबर होना चाहिए, जो यहाँ पर 2 तुम्हें दिख रहा है, ये a की वैल्यू जो है, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये जो 2 होना चाहिए दैट विल बी पॉजिटिव। और वो जो नंबर a दिख रहा है तुम्हारे पास, वो नंबर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों a इज नॉट इक्वल्स टू 1? इसलिए क्योंकि अगर तुम खुद से सोच के देखो, अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 की पावर x ले लिया, अब तुम देखो x जैसा ही रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे x की वैल्यू रियल नंबर है, जैसे जैसे तुम x को वेरी कराओगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 हुआ तो 1 टू द पावर 1 की वैल्यू 1 होगी। अगर मान लो x की वैल्यू 2 हुआ तो 1 की पावर 2 भी 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 है तो 1 टू द पावर 3 हो जाएगी। मतलब कि x की वैल्यू तुम कुछ भी लेते जाओ, अगर a की वैल्यू 1 है तो y हमेशा 1 आएगा, मतलब y इक्वल्स टू 1 हमेशा आ जाएगा। मतलब ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कांस्टेंट फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि हमने a इक्वल्स टू 1 ले लिया है, और अगर हमने a इक्वल्स टू 1 ले लिया है और x को अगर मैं जैसे ही वेरी कराऊंगा, वो क्या होगा, y हमेशा 1 बना रहेगा। इसलिए हम a इक्वल्स टू 1 को कंसीडर नहीं करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया है। तो y की वैल्यू अलग अलग आते रहे, इसलिए हमने a इज नॉट इक्वल्स टू 1 लिया है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x लिखा है। अब खुद से तुम सोच के देखो कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर 1, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 ले लिया है, तो 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम x के जगह 2 ले लेते तो देखो 2 टू द पावर 2 कितना हो जाता, वो 4 हो जाता। तो तुम देखो इस टाइम पर जैसे जैसे मैंने x को वैरी कराया, वैसे वैसे y भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो तुम्हें ये बात, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बातें याद रखनी है कि जब भी y इक्वल्स टू a टू द पावर x रहेगा, उसमें a जो होगा एक नंबर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो जो नंबर होना चाहिए दैट विल बी पॉजिटिव, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस कि दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। और फोर्थ नंबर पॉइंट, जो वेरिएबल होगा जो कि x है, वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। मतलब तुम उसको कुछ भी ले सकते हो, है ना, तुम उसको कुछ भी ले सकते हो। ये बातें तुमको समझ में रखना है। तो क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x? तो बिल्कुल ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के दूं y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x, बताओ ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है? तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, एंड 3 इज पॉजिटिव एंड 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू 3.5 टू द पावर x, मैं बोलूँ कि क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बोलेगे बिल्कुल ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a का काम कर रहा है 3.5 एंड 3.5 इज पॉजिटिव, 3.5 इज पॉजिटिव एंड 3.5 इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि इस वाले कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है और इस वाले कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। और साथ में जो वेरिएबल है देखो वो पावर में है ना, जो वेरिएबल है जो है वो पावर में है, मतलब वो a टू द पावर x के फॉर्म में है, मतलब इस वाले के फॉर्म में है। तो अगर इस वाले फॉर्म में है सो वी कैन से दैट कि दिस इज यानी क्या, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बात ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बातें तुम्हें ये समझना है यहाँ पर कि अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ y इक्वल्स टू, जैसे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर -1 टू द पावर x, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a का काम कर रहा है -1 एंड दैट नंबर इज क्या, नेगेटिव। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, बट यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे। अब मैंने तुम्हें याद करो, मैंने एक एक्सप्रेशन नंबर बताया था कि ई के बारे में, याद करो मैंने एक ई नंबर के बारे में बताया था, जो कि कैसा नंबर होता था, एक इरेशनल नंबर होता है। याद होगा अगर तुम्हारे हमारे पूरे जो वीडियोज है ये वाले क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स या फाउंडेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर वो तुमने पढ़ा है, जैसे मैंने अभी तक क्या बता दिया है, अभी तक मैंने तुम्हें इनइक्वालिटीज़ पूरे अच्छे से पढ़ाया है, मैंने लॉगरिदम्स के बारे में बहुत शानदार तरीके से मैंने बताई, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो वो सारे वीडियोस अगर तुमने नहीं देखा है ना, उसको तुम देख लो, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस किया है ई के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो ई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब ये जो इरेशनल नंबर होता है ना, इसकी वैल्यू भी मैंने बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.17 के आसपास होती है अप्रॉक्स, मतलब 2.71 या 17 के अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। इसके बारे में तुम्हें याद रखना है कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x एक कैसा फंक्शन होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ई नंबर है, ये जो ई नंबर है, ये ई नंबर कैसा नंबर है, ये ई एक ई जो है वो एक पॉजिटिव नंबर, देखो यहाँ पर 2.17 एक पॉजिटिव है, और ये वैल्यू एक के इक्वल नहीं है, जो कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। सो वी कैन से डैट कि हाँ ये कैसा नंबर है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई होप इतनी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान से समझोगे इस चीज़ को, कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ग्राफ बना के दिखाओ y इक्वल्स टू ए टू द पावर x का, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका ग्राफ बनाने के लिए, जैसा ही मैंने कहा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मैंने तुमसे जैसा ही बोला कि y इक्वल्स टू ए टू द पावर x का ग्राफ बनाओ, तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा हो कि यहाँ पर देखोगे ये तुम्हारे पास x एक्सिस है और ये तुम्हारे पास क्या y एक्सिस है, ये ऐसे ही तुम देखोगे ये x प्राइम है और ये क्या है तुम्हारे पास y प्राइम है। जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे ना कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का, ऐसे करके। और ये जो तुम्हारे पास जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट जो होगा वो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1 कोऑर्डिनेट होगा। मतलब ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा, 0,1 पर कट करके जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद से तुम सोच के देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है y इक्वल टू ए टू द पावर x का जो ग्राफ जो है, वो ग्राफ y एक्सिस को कट अगर करेगा तो x कोऑर्डिनेट कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो खुद से देखो a टू द पावर 0, और किसी भी नंबर पर पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए हमने कहा है कि इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा कहाँ से पास करेगा, y एक्सिस से पास करेगा, और कौन सा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1 होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि ये ग्राफ तभी बनेगा
जो यहाँ पर तुम्हें ए दिख रहा है ना, दैट नंबर इज शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब ये जो तुम्हारे पास ए जो दिख रहा है, ये जो नंबर ए दिख रहा है, ये नंबर अगर 1 से ज्यादा है, अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूं कि y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बनाओ, तो तुम देखो यहाँ पर तुम्हें ध्यान से देखना, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, और क्या ये 2 1 से ज्यादा है? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल ज्यादा है। तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तुम भी सिंपली इसका ग्राफ ऐसे ही बना दोगे, इसका ग्राफ तुम सिंपली इसी तरीके से बना दोगे, इस तरीके से ग्राफ बना दोगे और कह दोगे कि ये कहाँ से पास करेगा, 0,1 से पास करेगा। तो याद रखना है तुम्हें कि जब भी a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ हमेशा इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमने किसका बनाया, y इक्वल्स टू a⁴x का ग्राफ बनाया है। और ये कब बन रहा होगा ग्राफ, जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तभी इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब यहां तुम्हें समझने की बात यहां पर ये है, इसमें तुम्हें ये चीज यहां पर समझना है कि यहां पर जो y की वैल्यू आएगी, क्या कभी निगेटिव आ सकती है? तो तुम देखो यहाँ पर, अगर ग्राफ को तुम ध्यान से देख रहे होगे, ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। तो तुम देखो यहाँ पर ग्राफ जो है, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ जो है, ये देखोगे अगर ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये हमेशा देखोगे ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर है। ग्राफ अगर देखोगे ग्राफ को ध्यान से, तो एक्स एक्सिस से ग्राफ हमेशा क्या है, ऊपर है। अगर ग्राफ ऊपर है मतलब y की वैल्यू जो होगी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब a⁴x जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये तुम्हें बात ध्यान में रखना है। मतलब a⁴x होगा वो हमेशा एक ग्रेटर देन 0 नंबर आएगा। मतलब तुम x कुछ भी रख दो, ये x क्या है, एक रियल नंबर है, तुम x कुछ भी रख दो, लेकिन जब उसका ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा। मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब कि a⁴x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तुम खुद से समझ भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, इसी चीज़ के लिए देखो तुम, अगर ध्यान से इसी एक्सप्रेशन के लिए देखो, अगर मैंने x की जगह 1 बोल दिया, अगर मैंने x की जगह 1 बोल दिया, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है, तो देखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2⁴ 2⁴ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब x अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। और अगर x के जगह 2 ले लिया, तो खुद से समझ के देखो कि अगर x के जगह पर मैंने 2 रख लिया, तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर x के जगह पर मैंने 2 रख लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 2⁴2, और 2⁴2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। मतलब अगर x 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। मेरी बात समझ रहे हो? अब खुद से सोच के देखो कि अगर x की वैल्यू -1 है, अगर x की वैल्यू अगर -1 है, तो देखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2⁻⁻1, 2⁻⁻1 की वैल्यू कितनी, 1/2। मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। लेकिन अभी भी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब तुम x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, तुम 10 रख लो, 15 रख लो, 1 लाख रख लो, तुम 5 लाख रख लो, तुम 1 लाख रख लो, 1 करोड़ रख लो, x की वैल्यू तुम -1 करोड़ रख लो, 1 लाख रख लो, -1 लाख रख दो, तुम्हें y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी। अब दूसरी चीज ये है, दूसरी बात इसमें ये तुम्हें समझना है ध्यान से, कि मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि a अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसा बनेगा। अब तुम्हें ये समझना है ध्यान से कि अगर जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, अगर तुम ध्यान से समझोगे, जैसे ये y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है। अब तुम्हें ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने बोला कि अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था वहां पर a ग्रेटर देन 1 था, लेकिन अगर a की वैल्यू इस तरह से हो, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, ग्राफ इज नॉट गुड एक्चुअली, एक मिनट, इस तरह से अभी भी जो पॉइंट है वो 0,1 ही है। मतलब ये ग्राफ जो है 0,1 से पास करेगा। लेकिन ये ग्राफ तब हम बनाएंगे जब a की वैल्यू जो हो वो 1 से क्या हो, कम हो, और 0 से ज़्यादा हो। क्योंकि 0 से ज़्यादा तो होगा ही डेफिनेटली,
क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि y इक्वल्स टू होता है a टू द पावर x। मैंने जो ग्राफ बनाया है वो a टू द पावर x का ग्राफ बनाया है, लेकिन ये ग्राफ तब बन रहा होगा जब ये जो a दिख रहा है ये a इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। और ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये कंडीशन ही था कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ही खुद था। तो अगर मैं a लेस देन 1 भी लिखता तब भी यही मतलब होता। दोनों केस में सिनेरियो सेम होता, दोनों केस में कंडीशन सेम होता। अगर हम a लेस देन 1 लिख रहे होते तो ये बाय डिफॉल्ट ये सही होता कंडीशन कि a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने यहां पर बताया कि y इक्वल टू a टू द पावर x का जो ग्राफ बन रहा होगा वो दो तरीके से ग्राफ बन रहा होगा। कैसा कैसा ग्राफ बन रहा होगा? दो तरीके से। तो मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मैंने पहले तुम्हें यह बताया कि y इक्वल टू a टू द पावर x के दो तरह के ग्राफ बनते हैं, पहला और ये दूसरा। पहला ऐसा जैसा कि पहला ऐसा देखो, पहले कुछ इस तरह से बन सकता है, इस तरह से। सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मैंने बोला ठीक, इस तरह से। ये पास कहां से करेगा? 0,1 से। मैंने इसमें यह बताया कि ये जो है यहां पर क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक, ये x एक्सिस था, ये तुम्हारे पास y एक्सिस था। दूसरा मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताया है यहां पर, दूसरा मैंने ये पॉइंट बताया कि अगर ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, तो एक ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा, इस तरह से। कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा ना कट करेगा, बस उसको अप्रोच करेगा, है ना। उसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो ऐसा नहीं कि यहां पर ऐसा कर देना, ग्राफ ये है ऐसा करके काट देना, ऐसा नहीं करना है। यहां पर बस उसकी तरफ जाता रहेगा, इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये अभी भी ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0,1। और ये ग्राफ तब बन रहा होगा, तो मैंने बताया कि अगर a की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है और ग्रेटर देन क्या है? 0 है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो देखना होगा, और अगर a की वैल्यू जो है अगर 1 से कम है तो इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। मैंने ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से समझे, जैसे मैंने तुम्हें कहा y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ, तो तुमने क्या किया? तुमने सिंपली ऐसे किया, यहां पर x एक्सिस है, तुमने यहाँ पे y एक्सिस है। तुमने देखा कि a की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर देखा तुमने 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और जैसा ही तुमने देखा 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, तो तुम हंसते हंसते इस तरह से ग्राफ बना दिए। तुमने कहा भाई ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x ग्राफ बनाया, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बिल्कुल सही। मैंने बोला कि y इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x ग्राफ बनाओ। तुमने क्या कहा? तुमने ये कहा कि यहां पर मैंने ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तुमने कहा यहां पर सर ऐसा देखो भैया, ऐसा देखो, यहां पर जो 1/2 है ये 1 से कम है। देखो भाई a की वैल्यू 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है। जैसा ही a की वैल्यू 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो तुमने बोला कि भैया ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। भैया जी टच हो गया, मैंने बोला टच नहीं करना है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और ये अभी भी 0,1 ही होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y डेफिनेटली 1 हो जाएगा, y डेफिनेटली 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। यही चीज़ मुझे बताना था कि अगर a 1 से ज़्यादा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और अगर a 1 से कम है तो ये इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैंने तुम्हें समझा दिया कि किस तरह से होता है। अब मुझे तुम्हें बताना है लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। तो देखो यहां पर मैंने बताया था y इक्वल्स टू log a टू द बेस b। इसके भी ग्राफ दो तरह से बनते हैं। पहला ग्राफ इसका इस तरह से बनता है कि ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है। अब देखो यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ऐसे करके।
ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। ये जो है ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ? ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, खुद से सोच के देखो ना। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, यहां पर मैं ए ना लिख करके एक्स लिख देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b लिखा है। अब खुद से देखो यहां पर कि ये y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ये x एक्सिस को कट कर रहा है। और अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब खुद से तुम देखो कि y की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल्स टू हो गया लॉग एक्स टू द बेस b। b उधर चला जाएगा तो b टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 x। तो b टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब जब भी लॉग का ग्राफ जब हम बना रहे होंगे, जब भी हम लॉग का ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे करेगा? जहां पर x की वैल्यू 1 होगी वहां पर। तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b का ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। लेकिन ये ग्राफ हम तब बना रहे होंगे, ये ग्राफ हम तब बना रहे होंगे अगर ये जो बेस तुम्हें b दिख रहा है, ये जो तुम्हें बेस b दिख रहा है, ये जो बेस है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। केस नंबर 2 कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा अगर बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है। मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। यहां पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। देखो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा करके ऐसे दमक गया है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। इसको स्लगिश फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? स्लगिश फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर जाता है ना। स्लगिश फंक्शन, इसका नाम याद रखना, स्लगिश फंक्शन। ठीक है, याद रखना ना। मैं नहीं लिख रहा हूं ये, लेकिन ग्राफ तब बन रहा होगा, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया। ये ग्राफ तब बनाएंगे जब b की वैल्यू जो है 1 से कम हो। डेफिनेटली 0 से तो ज़्यादा ही होगा, कि तभी लॉग जो होगा वो डिफाइंड होगा। तभी जाकर के लॉग जो है वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ मैंने बताया है अभी आपको। तो जैसे मैं तुम्हें कहूं, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि बताओ इसका ग्राफ बना के दिखाओ, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 3, तो तुमने क्या देखा? तुमने ये देखा यहां पर कि लॉग का बेस क्या है। तुम ध्यान से देखो कि लॉग का बेस क्या है। तो लॉग का बेस क्या है? 3 है। अब यहां पर तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो 3 है 0 से ज्यादा है कि कम है? सॉरी, 0 से ज्यादा नहीं, किससे ज्यादा? 1 से ज्यादा है कि नहीं? तो देखो 3 जो है वो 1 से ज्यादा होता है। तो तुम्हें सोचना नहीं है, ग्राफ सिंपली इस तरह से बना देना है। इस तरह से ग्राफ बना देना है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 3 का। जहां पर ये कहां से पास कर रहा होगा? ये पास कर रहा होगा 1,0 से पास कर रहा। ये ग्राफ बन गया क्योंकि 3 जो है वो 1 से ज्यादा है। 3 जो है क्या है? 1 से ज्यादा है। ठीक है, अब तुम्हें अगर मैं बोलूं कि तुम ग्राफ बनाओ इस क्वांटिटी का, मतलब इस एक्सप्रेशन का, y इक्वल्स टू एक्स टू द बेस 1/3। अब तुम देखोगे ध्यान से, यहां पर जो y की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। और अगर y की वैल्यू 1/3 है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि यहां पर a की वैल्यू, सॉरी जो बेस की वैल्यू है, वो बेस की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। बेस की वैल्यू क्या है? 1 से क्या है? कम है। और अगर बेस की वैल्यू 1 से अगर कम है तो कान खड़े हो जाने चाहिए। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। कहां से पास कर रहा होगा? ये पास कर रहा होगा 1,0 से, क्योंकि बेस 1 से कम है, इसलिए इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। ये बात समझ में आ गया?
अब थोड़ा सा इस ग्राफ का हम पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल्स टू log x टू द बेस, मैंने b लिखा, और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम जैसे जैसे तुम x रखोगे वैसे वैसे जब तुम y, मतलब जैसे जैसे तुम x रखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास y आएगा। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो मैंने बताया कि उस टाइम पर इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा, और ये तब बन रहा होगा जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। फिर मैंने ये बोला यहाँ पर दूसरी सिनेरियो में कि बेस की वैल्यू अगर 1 से कम है, बाय डिफ़ॉल्ट बी जो होगा 0 से ज़्यादा ही होगा, उस केस में ग्राफ जो हो रहा होगा वो इस तरह से बन रहा होगा, पास करेगा 1,0 से। ये मैंने बता दिया है। अब तुम्हें ध्यान से ये समझना है यहाँ पर कि ये देखो, ये बेस है, एक बेस कह रहा हूँ, ये x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। दोनों केस में देख लो, दोनों केस में अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर तुम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेते हो, मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेने का मतलब क्या हुआ? इधर है, 1 से ज़्यादा तो इधर ही होगा ना, ये x एक्सिस है। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे मतलब इधर जाएंगे। अगर कहा जाता है x की वैल्यू 1 से कम लेना है मतलब हमें इधर जाना होता, हमें लेफ्ट साइड जाना होता। तो देखो, अगर इस ग्राफ को देखो, अगर b ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए तुम ग्राफ देखोगे, अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब x अगर इधर है, x जो है अगर इधर है 1 के राइट साइड है, तो देखो अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो y की वैल्यू कैसी आएगी उस पर? ये y एक्सिस है, उस पर y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 से ओरिजिन से ऊपर है। अगर यहाँ पर x लेते हैं तब भी देखो y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x जो है वो 1 के राइट साइड है। अगर x और इधर ले लेंगे तब भी y की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि अगर log x टू द बेस b लिखा है, अगर log x टू द बेस b लिखा है, और अगर log x टू द बेस b की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, log x टू द बेस b की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और साथ में ये कह दिया गया है कि b जो है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब ध्यान से समझना है तुम्हें कि यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर भाई मैंने बताया कि log x टू द बेस b पॉजिटिव है। मैंने पहले बात ये बताया। फिर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब ये जो b है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब ग्राफ तो कुछ इसी तरीके से ग्राफ बन रहा होगा अगर मैंने कह दिया कि बेस 1 से ज़्यादा है तो। और मैंने साथ में ये बोल दिया कि log x टू द बेस b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस बात का ये मतलब रहेगा, देन हम कह सकते कि जो x है वो 1 से क्या है? ज़्यादा होगा, तभी जाकर के ऐसी वैल्यू log x टू द बेस b पॉजिटिव है। अगर x 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो कभी भी log x टू द बेस b पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अगर खुद से तुम सोच के देखो ना कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती, 1 मिनट के तुम मान के देखो कि x की वैल्यू इधर होती, 1 से कम होती, उस टाइम पर जो log x टू द बेस की वैल्यू होती वो कैसी हो जाती? निगेटिव आ जाती, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन से नीचे आया है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने ये बोला कि log x टू द बेस b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और अगर b 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से डेफिनेटली क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। अब इस सिनेरियो में देखो, अगर b की वैल्यू जो है वो 0 से और 1 के बीच में है, मतलब b की वैल्यू 1 से कम है, तो क्या होगा? अब उस टाइम पर देखो कि अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू इधर से ले रहा हूं जहां पर x 1 से ज़्यादा है, तो खुद से समझ के देखो कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लिया है, उस केस में जो y की वैल्यू आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी? वो नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि वो ओरिजिन के नीचे है। तो मतलब यहाँ पर ये समझना है कि अगर log x टू द बेस b नेगेटिव है और b 0 और 1 के बीच में है, तो उस टाइम पर x की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। बात क्लियर है इतना? मतलब मैं ये बस बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि log x टू द बेस b जो होगा
वो पॉजिटिव होगा, b ग्रेटर देन 1 है तो तभी होगा जब x 1 से ज़्यादा है। दूसरी बात मैंने ये बताया कि log x टू द बेस b नेगेटिव है और x और b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो x की वैल्यू 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहां से एक पॉइंट तो जरूर मैं बता सकता हूं और वो पॉइंट ये है कि log x टू द बेस b का जो साइन है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर x अगर 1 से ज़्यादा है, जैसे यहां पर देखो ना, इस सिचुएशन में देखो ध्यान से, इस वाले सिचुएशन को देखो, अगर हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं x 1 से ज़्यादा है, b भी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ x भी 1 से ज़्यादा है, b भी 1 से ज़्यादा है, ये दोनों सिचुएशन है। तो देखो log x टू द बेस b की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अगर मैं कह दूं कि b की वैल्यू 1 से कम है और मैं ये कह दूं कि x की वैल्यू भी 1 से कम है, तो देखो अभी भी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब एक लाइन तो मैं जरूर ये लिख सकता हूं कि log x टू द बेस b इज पॉजिटिव व्हेन x एंड b बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि तुम देखो कुछ से ना कि अगर b 1 से ज्यादा है, x 1 से ज्यादा है तो log x टू द बेस b पॉजिटिव है। और यहां दूसरे सिनेरियो में देखोगे कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है, b की वैल्यू अगर 1 से कम है तो log x टू द बेस b क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से एक लाइन में यहां पर ये लिख देता हूं, अगर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, आई होप ये बात तुम समझ गए होगे कि ये तुम्हारे पास y इक्वल्स टू log x टू द बेस b का ग्राफ है और ये तुम्हारे पास जो मैंने बताया है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास 1,0 था, ये भी तुम्हारे पास 1,0 है। मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि यहाँ x जो है 1 से ज़्यादा है और ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, मतलब x भी 1 से ज़्यादा है, b भी 1 से ज़्यादा है, तो log x टू द बेस b का वैल्यू भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू मैंने 1 से कम लिया, क्योंकि यहां पर ये 1 है, x की वैल्यू 1 से कम है, b की वैल्यू भी 1 से कम है, तो देखो अभी भी log x टू द बेस b की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो बस मैंने ये बात बोला है और यही लाइन बस मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं बस यही लाइन लिख दे रहा हूं, when the नंबर मतलब x एंड बेस मतलब b, when the number and base b are on the same side of unity, then log will be पॉजिटिव। ये बस मुझे बताना है। यही सिचुएशन अगर तुम ध्यान से समझोगे सबके लिए ट्रू हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ x 1 से ज्यादा है। तो देखो अगर यहां से तुम देखो, अच्छा ये तो दोनों केस में मैंने बता ही दिया है, लेकिन अब इस सिचुएशन को तुम ध्यान से समझो, अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझो। मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने ये ग्राफ बनाया है इस तरह से, मैंने ये ग्राफ बनाया इस तरह से, ये तो तुम्हें पहले से पता है, ये है 1,0, ये तो ओरिजिन है, तुम्हें पहले से पता है 1,0 है। अब ध्यान से समझना तुम्हें यहां पर कि अगर हम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लिया था, अब इस टाइम पर हम ऐसा करते हैं, ध्यान से समझना, इस टाइम पर हमें x जो है वो 1 से कम लिया है
और ये ग्राफ जो बना है वो यहाँ पर b 1 से ज़्यादा है, मतलब b 1 से ज़्यादा है, x 1 से कम है, x 1 से कम है लेकिन b 1 से ज़्यादा है। तो अब बताओ log की वैल्यू कैसी आ रही होगी उस केस में। तो देखो x के लिए 1 से कम है तो वैल्यू यहाँ पर आएगा, इस टाइम पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन b 1 से कम है, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, दूसरी क्वांटिटी अगर 1 से कम है, मतलब दोनों नंबर b और x ये दोनों नंबर अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं 1 के, एक नंबर 1 से ज़्यादा है तो दूसरा नंबर 1 से कम है। मतलब मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 के दोनों तरफ अपोजिट साइड लाई करते हैं x एंड b। मतलब अगर b 1 से ज़्यादा है तो x 1 से कम है, मतलब अगर ये 1 देखा जाए तो b इधर है तो x इधर है, मतलब b 1 से ज़्यादा रहेगा लेकिन x 1 से कम रहेगा, मतलब x एंड b बोथ लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 1। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। तो यहां पर log x टू द बेस b की वैल्यू कैसी आई है देख के बताओ। यहां पर वैल्यू जो आई है दैट वैल्यू इज क्या, नेगेटिव। सेम सिचुएशन इसके साथ भी होगा। देखो यहां पर b की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, डेफिनेटली 0 से ज़्यादा तो है ही। तो अगर b 1 से कम है मतलब b इधर लाई कर रहा है, 1 के इधर लाई कर रहा है, तो हमें x इधर लेते हैं, x 1 से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमें अपोजिट साइड वाला x लेना है। तो अगर हम x इधर का लेते हैं तो देखो तो इस टाइम पर भी वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। मतलब अगर x और b अगर यूनिटी के एक ही तरफ होंगे तो log की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन when b and x lie on the opposite side of unity then log will be negative। ये मुझे बताना है, ये हमारा क्रक्स रहा है इस log के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहां पर एक चीज लिख लेता हूं कि when the number x, जिसको x कह रहे हैं, and base b are on the opposite side of unity then log is नेगेटिव। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं। आई होप इतनी बात तो पक्का क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर है तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, ठीक। अब देखो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में मुझे बस इतना ही बात बताना था जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट हमें यहां समझना है, यहां पर इस तरह से देखो, ये ग्राफ किसका है भाई, अभी तो आपने ग्राफ ही नहीं बनाया, ये ग्राफ किसका है, तुमने कहा ये ग्राफ तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस b का है। तो अब ध्यान से समझो कि अगर एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट तुम्हारे पास x2 है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें यह कह दिया यहां पर कि मैंने तुम्हें यहां पर यह पॉइंट बताया, जैसे मान लो यहां पर ऐसा करते ना, इसको आगे लिख देते हैं, किसको आगे लिख देते हैं समझना ध्यान से। मैंने यहां पर कर दिया इसको x2 कर दिया, इसको मैंने x1 कर दिया। अब मैं तुम्हें ये कहूं कि x1 जो है वो ज़्यादा है x2 से, तुम दिख पा रहा होगा तुम्हें बढ़िया से कि x1 जो है x2 से ज़्यादा है, बिल्कुल यहाँ पर राइट साइड में है और ये देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में, तो x1 डेफिनेटली x2 से क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ तब बन रहा होगा ना जब b की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। तो बताओ
log x1 टू द बेस b ज़्यादा होगा कि log x2 टू द बेस b ज़्यादा होगा? तुम कहोगे भाई मेरे b एक से ज़्यादा है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा डेफिनेटली। फिर भाई मेरे यहाँ पर x1 x2 से ज़्यादा है, बिल्कुल यहाँ x1 राइट साइड होगा, x2 लेफ्ट साइड में होगा। मतलब x1 पर वैल्यू यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, ये वैल्यू कुछ आ रहा होगा, x2 पर ये वैल्यूज कुछ आ रहा होगा। मतलब ये log x1 टू द बेस b है और ये log x2 टू द बेस b है। मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर x1 x2 से ज़्यादा है देन log x1 टू द बेस b ज़्यादा होगा log x2 टू द बेस b से, तब जब b जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा, when b इज ग्रेटर देन 1। तो ये बात तुम्हें समझना कि अगर x1 x2 से ज़्यादा है तो log x1 टू द बेस b भी ज़्यादा होगा log x2 टू द बेस b से। और मैंने यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला कंडीशन लगाया, मतलब ये चीज़ होगा तो ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा तो ये चीज़ होगा। मतलब दोनों तरफ, ये दोनों तरफ के लिए वैलिड चीज़ है। लेकिन ये तभी वैलिड होगा when b इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। सिचुएशन ये है, सिचुएशन मैंने ये ले लिया यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि अब जो मैंने ग्राफ बनाया है, समझना ध्यान से, अब मैं ये ग्राफ बनाया है। अब जैसा ही मैंने ये ग्राफ बनाया है, अब ध्यान से समझना क्या होगा। फिर से ये x1 है और ये तुम्हारे पास क्या है, x2 है। अभी भी देखोगे x1 जो है वो x2 से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि बताओ log x1 टू द बेस b log x2 टू द बेस b, इसमें कौन ज़्यादा होगा? और डेफिनेटली इस तरह से ग्राफ बना है तो मतलब b जो है वो एक से कम है, डेफिनेटली 0 से ज़्यादा तो है ही। अब आप देखो यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ रहे होंगे y की वैल्यूज़, क्योंकि ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बना है y इक्वल्स टू log x टू द बेस b का ग्राफ बना है। ये इस पर वैल्यूज़ कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। मतलब ये हो गया log x2 टू द बेस b और ये हो गया log x1 टू द बेस b। तो कौन ज़्यादा है? तो ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम पे log x2 टू द बेस b है। मतलब अगर x1 ज़्यादा है x2 से तो log x1 टू द बेस b होगा वो कम हो जाएगा log x2 टू द बेस b से। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ये है, इस वाले पॉइंट में ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पहले जो ग्रेटर देन हुआ करता था दैट विल बी लेस देन। मतलब यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले में अगर तुम ध्यान से देखोगे, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पर तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि जब भी बेस की वैल्यू एक से ज़्यादा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर हम लॉग लगाते हैं दोनों तरफ या लॉग हटा रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर x1 x2 से ज़्यादा है और अगर b की वैल्यू एक से कम है, 0 से ज़्यादा है, और हम दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो ये पॉइंट है जो तुम्हें बहुत शानदार तरीके से समझना है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इतना विश्वास है आप पर। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई मेरे कमेंट है, कमेंट में तुम भाई कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आपके साथ और मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी क्वेश्चन वाज कि log x - 5 टू द बेस
2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, बिल्कुल। अब तुम्हें ध्यान से समझना है यहाँ पर इसको किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। पहले तुम्हारा नजर जाना चाहिए लॉग के बेस की तरफ। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देख रहे हो चीजों को, तो यहां पर लॉग का बेस क्या है, 2 है। ठीक, अब लॉग की वैल्यू जो 2 है, ये तो बात क्लियर है। अब एक चीज तुम ऐसे भी समझ सकते हो, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को बता दो, फिर दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें यह कहा है कि पहले तुम्हारे ध्यान, जो तुम्हारा पहला फोकस जाना चाहिए, वो तुम्हारा फोकस जाना चाहिए लॉग के बेस की तरफ। तो मैंने बोला कि बेस की यहां कितना है, 2 है। अब जैसा ही बेस 2 है, जैसा ही बेस 2 है, तो ये बेस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तुमने कहा कि बेस जो है वो तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज। नहीं है तो बेस को पॉजिटिव बनाएंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल। अब ये तुम्हें देखना है कि बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि कम है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो ये क्वेश्चन आ गया ना, वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। यहां देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है भाई ये मेरे। तो मैंने ये बोला कि बेस देखो 1 से ज्यादा है कि कम है, तो मैंने देखा यहां पर बेस जो है 2 है और जो 2 है वो 1 से क्या है, 2 जो है वो 1 से क्या है भाई मेरे, ज्यादा है। तो बेस जो है वो 1 से ज्यादा है, पहली चीज। तो हमने अभी अभी बताया था कि अगर x1 x2 से ज्यादा है, अगर x1 x2 से ज्यादा है, तो log x1 टू द बेस b जो होगा वो ज्यादा ही होगा log x2 टू द बेस b से। कब? जब बेस 1 से ज्यादा है। तो मतलब मैंने बताया था यहां से यहां पहुंच सकते, यहां से यहां पहुंच सकते, दोनों तरफ लिख सकते हैं। अगर ये चीज है तो ये चीज वैलिड हो जाएगा अगर b 1 से ज्यादा है तो, और अगर ये चीज वैलिड है तो ये चीज भी वैलिड हो जाएगा अगर b 1 से ज्यादा है तो। देख पा रहे हो यही कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रहा है। अब तुम्हें यहां समझना है कि यहां पर इस लॉग को हम चेंज कर देते हैं इनइक्वालिटी में, सॉरी किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो जैसा ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और मैंने बोला था कि जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे, जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि b 1 से ज्यादा है, तो यहां पर ये ग्रेटर देन ही का कॉन्सेप्ट रहेगा। बात समझ रहे हो? तो x माइनस 5 2 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। बात क्लियर है? इतना बढ़िया। अब इतनी बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने क्वेश्चन लिखा, सॉल्व द इनइक्वालिटी log x माइनस 3 टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। छोटा कर दे 2। अब फिर से देखो log का बेस क्या है, यहां पर log का बेस जो वो 10 है। 10 1 से ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अगर बेस 1 से ज्यादा है तो log को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो x माइनस 3 क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा, 10 टू द पावर 2। मतलब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, मतलब x के लिए क्या हो जाएगा, 103। ये इसका आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात क्लियर है? इतना। अब इस पर मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को तुम ट्राई करोगे। सॉल्व
सॉल्व द इनइक्वालिटी। लॉग x माइनस 3 टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर कमेंट में बताओ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लॉग का बेस, जो लॉग का बेस है वो हो सकता है कि वेरिएबल हो। अच्छा, एक चीज और, इस पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉग x माइनस 5 टू द बेस 1/2 लिखा रहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस टाइम पर देखोगे यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो 1 से कम है, तो अब इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। इस टाइम पर हो जाएगा, यहां पर लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहां से x लेस देन क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 6। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब x लेस देन इक्वल टू 6 का आंसर अगर मैं बोल देता हूं ना, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो गड़बड़ क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी ध्यान से देखना होता है कि लॉग डिफाइंड कब होगा, क्योंकि मैंने बताया था लॉग को डिफाइंड भी होना चाहिए। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए x माइनस 5 खुद 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो x खुद 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा, अदरवाइज लॉग तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें लॉग को भी डिफाइन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। हमें लॉग को भी डिफाइन करके रखना है, और हम अगर लॉग का जो बेस है अगर वो 1 से कम है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज भी करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए और ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, दोनों का जब हम यहां पर क्या करना होगा, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब ये x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 to 6, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। ठीक है ना, अदरवाइज हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है कि लॉग को भी क्या करके रखना है, डिफाइन करके रखना है। ठीक, अब मैं तुम्हें ये बताना है मुझे कि लॉग का जो बेस है अब अगर वेरिएबल हो जाता है तो क्या करना होगा, तो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है इतना। तो जैसे अगर मान लो यहां पर कि मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से दिया, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि सॉल्व द इनइक्वालिटी लॉग x स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 3 लेस देन लॉग 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया। अब मैंने तुम्हें जैसा ही दिया कि log x स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 3, और फिर मैंने लिखा लेस देन जो होना चाहिए log ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3, मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। अब जैसा ही इस क्वेश्चन को दिया तो तुम्हें ध्यान से ये समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दोनों का जो log का बेस है, यहाँ पर दोनों log का बेस सेम है। ठीक, और यहां पर ध्यान से देखोगे यहां पर भी 2x प्लस 3 और यहां पर भी 2x प्लस 3 है, मतलब कि यहां पर इस पूरी क्वांटिटी को हम 1 तो लिख सकते हैं ना। यहां याद होगा कि log a टू द बेस a की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। log a टू द बेस a की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तब जब log खुद डिफाइंड हो, तो मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद करो log a टू द बेस b जो लिखा है यहाँ पर,
लॉग ए टू द बेस बी कब डिफाइंड होता है? जब ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, बी की वैल्यू भी क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, बी 1 के इक्वल ना हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ए जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला है यहाँ पर, इस लाइन को मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है लॉग ए टू द बेस ए लिखा है, इसलिए मैंने बोला कि इस लॉग को डिफाइन होने के लिए सीधा कह सकते हैं ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले तो 1 लिखने के लिए हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये चीज़ हो रहा है कि ए यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? वैसे यहाँ पर ए का काम कर रहा है 2x + 3 कर रहा है। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? 2x + 3। तो हमने यहाँ पर केस बना लिया, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट की जब 2x + 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के 1 के बीच में। मतलब कि ये जो मैंने बेस लिया है यहाँ पर, ये जो बेस लिया है वो बेस 1 से कम है, क्योंकि मुझे ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉग को हटाऊं, और लॉग को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर बेस को 0 से 1 के बीच में ले लिया है। और जैसा ही मैंने बेस को 0 से 1 के बीच में लिया है तो उस केस में ये लॉग भी डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस वजह से 0 से 1 के बीच में जैसे ही मैंने 2x + 3 को 0 से 1 के बीच में लिया है तो उस केस में ये लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों जो हो गया दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर log x² टू द बेस 2x + 3 लेस देन 1, क्योंकि अब इसको हम 1 लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम 1 लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जैसा ही हम इनइक्वालिटी हटाएंगे तो ये हो जाएगा x² ग्रेटर देन बन जाएगा 2x + 3 टू द पावर 1, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x + 3। ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन इसलिए बन गया क्योंकि मैंने जो यहाँ पर बेस लिया है वो बेस 0 और 1 के बीच में लिया है, बेस की वैल्यू 1 से कम है। तो मैंने बताया था कि अगर बेस 1 से कम होता है तो लॉग की जो इनइक्वालिटी हो जाती है वो चेंज कर जाती है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अच्छा पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला जा सकता है। जब इसको सॉल्व कर देंगे 2x + 3 बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग कर जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना तुम, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -3/2 से लेकर के -1 तक। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे x² ग्रेटर देन 2x + 3, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0, x² - 3x + x - 3 ग्रेटर देन 0। हाँ देखो फैक्टराइज हो रहा है, x कॉमन हो गया, x - 3 + 1 कॉमन ले लिया, x - 3 ग्रेटर देन 0। तो x - 3 इंटू का x + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, या ऐसे भी लिख सकते थे, एक मिनट, x जो होगा दैट बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन यूनियन 3 to ∞। मतलब पहले तो लॉग को डिफाइन करने, मतलब लॉग को डिफाइन तो मैंने कर दिया, फिर मैंने बेस को 0 और 1 के बीच में ले लिया। तो जैसा ही मैंने बेस के 0 से 1 के बीच में लिया तो एक x पर ये कंडीशन आया है और दूसरा x पर ये आया है, तो दोनों का क्या करना होगा, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इसने क्या कहा है -3/2 से -1, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है x बिलोंग्स टू -∞ to -1। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बताओ क्या आएगा, मतलब मैं इस क्वांटिटी का
और इस क्वांटिटी का, दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो डैट विल बी x बिलोंग्स टू, कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन, दिख रहा होगा वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो आ रहा होगा x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के कहाँ तक, -1 तक। ये केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से आंसर आ रहा है कि x बिलोंग करेगा -3/2 से लेकर के -1 तक। तो अभी मैंने जो बेस लिया है वो बेस क्या लिया है, 0 और 1 के बीच में लिया है। दूसरा कंडीशन ये लगाना होगा कि बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या है। तो खुद से सोच के देखो, केस नंबर 2 कि अगर 2x + 3 जो वो 1 से ज़्यादा है, तो जैसा ही मैंने 1 से ज़्यादा लिया तो इस टाइम पर x की वैल्यू कितनी आ रही होगी अब, तो इस टाइम पर तुम सॉल्व करोगे तो x की जो आएगी वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ रही है। अब चूंकि बेस 1 से ज़्यादा है, दोनों केस में लॉग क्या है, दोनों केस में लॉग क्या है, डिफाइंड है भाई। तो जैसा ही बेस 1 से ज़्यादा है तो तुरंत लॉग हट जाएगा, और लॉग हटेगा तो बन जाएगा x² लेस देन बन जाएगा कितना, 2x + 3। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर बेस 1 से ज़्यादा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। जो पहले जो था लेस देन, अभी भी वही लेस देन ही रहेगा, अभी भी क्या रहेगा, लेस देन ही रहेगा। ठीक है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि log 2x + 3 टू द बेस 2x + 3 की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो अभी भी यही फॉर्मेट में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो x² माइनस का 2x माइनस का 3 लेस देन 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ गया था, आया था हमारे पास -1 से 3 आएगा, इस केस में आ जाएगा -1 से 3। तो इस टाइम पर x की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस टाइम पर x की वैल्यू जो थी वो -1 से ज़्यादा थी, ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ये कंडीशन था और ये कंडीशन था x बिलोंग्स टू -1 to 3। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। ये लॉग का बेस इस तरह से डिफाइन कर दिया है हमने, उस वजह से ये x आना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 3। ये केस नंबर 2 के हिसाब से आंसर आया। तो आंसर दो तरीके से आ सकता है, केस नंबर फर्स्ट से भी आ सकता है, केस नंबर 2 से भी आ सकता है, तो दोनों आंसर सही है। तो जब दोनों आंसर सही है तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में यूनियन लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, दैट विल बी x बिलोंग्स टू, पहले के हिसाब से कितना आया था, तो -3/2 से लेकर के कितना था, -1 तक था यूनियन, और अभी अभी जो मैंने निकाला है वो निकाला है -1 to 3। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये जो है सॉल्व करके लेकर के आना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाना, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो होमवर्क कुछ ऐसा है, होमवर्क वॉज नहीं, इज log 9x² प्लस का 8x प्लस का 8 टू द बेस 3x + 5। बेस को 1 से ज़्यादा करोगे और 1 से कम करोगे, दो केस बनेगा, उसको सॉल्व करोगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके लाओगे, फिर दोनों केसेस का क्या करना होगा, यूनियन। ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, log x - 3 टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाना। और अगर इस क्लास की तुम्हें पीपीटी लेनी है तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से तुम जा करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।
और कोई सुधार करना होगा, कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा मुझे, तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा और उस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।